हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिबलेट। बड़े ही बेहतरीन जीके के क्वेश्चन हैं, नेशनल जीके से ये संबंधित है और हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन हैं। बड़े ही ज़बरदस्त इस वीडियो को रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोगों के द्वारा ये जो वीडियोस शेयर की जा रही हैं आपके अपने रिलेटिव्स को, आपके दोस्त हैं या जितने भी आपके लिंक में आपके मेट्स हैं और जितने भी सहयोगी हैं, सभी इन वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को मेरिट में स्थान मिलना सुनिश्चित किया जाता है। आज न जाने कितने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं विभिन्न कॉरपोरेशंस और निगम्स तथा डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो आप लोग उन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। जितना ज़्यादा आप लोगों के पास ज्ञान होगा उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम आप टॉप करेंगे और टॉप करने के बाद ही आप लोगों को अचीवमेंट प्राप्त होती है। आप अपने मन माफिक जो आपकी जॉब है वो कर पाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो के बेहतरीन क्वेश्चन को। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना था? तो भारतीय जो अखबार थे, हमारे जितने क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने अपने तरह से कई अखबार चलाए हुए थे, जैसे कि केसरी है, गजट नाम से थे। तो बहुत से अखबार उस समय चल रहे थे, जिससे भारतीय जो ग्रामीण लोग थे, जो जनसंख्या निवास करती थी, तो वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए इन क्रांतिकारियों ने प्रेस का सहारा लिया था। तो भारतीय भाषाओं के अखबारों को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था और जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये कौन लेकर के आता है? ये ब्रिटिश सरकार लेकर के आती है। और वो कब लेकर के आए थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1878 में, ऑप्शन बी है 1896 में, ऑप्शन सी है 1901 में और ऑप्शन डी है 1905 में। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बड़ा ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना चाहिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विषय में पूछा गया है और वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है, यही हमारे भारतीय अखबारों की जो लैंग्वेज थी, भारतीय भाषाओं, उनको रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम का कूट चुनिए। तो यहाँ पर जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चला था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो वो किस क्रम में चला था, आपको ये सारे जो आंदोलन हैं उनको अरेंज करके बताना है कि भाई कौन सा जो कूट है वो सही रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो बताया गया है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है दूसरा होम रूल आंदोलन, और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, और चौथा है यहाँ पर असहयोग आंदोलन। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक साथ चार आंदोलन दिमाग में सेट करने का मौका मिल रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये कब चलता है? तो आपको पता होगा कि ये जो आंदोलन है दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1930। तो ये हम यहाँ आपको बता देते हैं 1930। फिर इसके बाद दूसरा जो आंदोलन है होम रूल आंदोलन जिसे कहते हैं, ये 1916 हम यहाँ लिख देते हैं। एनी बेसेंट और फिर बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ आंदोलन है ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है
ये 1942 में शुरू होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश जो है ना, तो उसमें आएगा ब्रिटिश क्विट इंडिया जो मूवमेंट है ये 1942 में शुरू होता है। और फिर उसके बाद यहाँ बताया है फोर्थ ऑप्शन में वो है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 2 पारियों में चलता है। तो हम लास्ट यहाँ देखते हैं तो 1922 मतलब 20 से शुरू होता है और फिर हम 21-22 इसको मान के चले तो आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए अब कैसे हम इसको कूट को मिलाएंगे। तो पहले नंबर पर है हमारा होम रूल आंदोलन 1916। तो ऑप्शन 2 पहले किस में है और बी ऑप्शन में 2 पहले है। तो यहाँ सीधा सा हमारा आंसर यही बन गया है क्योंकि 2 जो ऑप्शन है वो केवल 1 में ही है। फिर भी हम देखते हैं इसके बाद जो फोर्थ है, तो देखिए यही असहयोग आंदोलन जो 21-22 का, तो यहाँ पर फोर्थ आ गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1 नंबर यहाँ है। और फिर इसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 3 नंबर सबसे आखिरी में है, सबसे लास्ट में है। तो इसीलिए 2, 4, 1, 3 ये वाला कूट यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसने कहा है कि कौन सा जो युग्म है या जोड़ा है मेल नहीं खाता है। तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है सॉन्ड्रेस हत्या। तो सॉन्ड्रेस हत्याकांड जो होता है वो 1928 बताया है। और बी ऑप्शन है जनरल डायर हत्याकांड 1932 बताया है। और सी ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 बताया है। और डी ऑप्शन है काकोरी कांड, ये 1927 बताया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका आंसर कौन सा रहेगा ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ जो सॉन्ड्रेस हत्याकांड बताया है 1928, ये बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, जब साइमन कमीशन के आने पर साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय मारे जाते हैं और उन पर जो लाठियां भांजी गई थी उसका ऑर्डर सॉन्ड्रेस ने दिया था। तो सॉन्ड्रेस को ही मारा था भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा। तो 1928 में ये कांड हुआ था, ये मैच करता है। फिर जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके ये रिस्पॉन्सिबल थे। और फिर यहाँ पर जो जनरल डायर को मारा जाता है वो 1932 में, ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मैच कर रहा है। फिर सी ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र कांड और 1908 बताया है। तो अलीपुर जो कि उत्तर प्रदेश का अलीपुर है वहाँ पर षड्यंत्र रचे गए थे। तो इस कांड में भी ये मैच कर रहा है, 1908 से ही संबंधित है। फिर काकोरी कांड है, काकोरी एक ग्रामीण क्षेत्र में ये एक घटना घटी थी जिसमें क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों से धन लूटा गया था। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने बड़ी मात्रा में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये इससे पहले की घटना है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी आने के बाद फिर ये दूसरे आंदोलन मूवमेंट जो हैं अहिंसावादी जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA, तो इसका गठन किसने किया था वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है। ऑप्शन 1 है वीडी सावरकर और ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है
सरदार भगत सिंह और ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। तो इनमें से डियर स्टूडेंट आपका आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो INA की बात करें कि इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करें तो उसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रिटिश का विरोध करते थे वो। और यहाँ पर देखिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात कही गई है तो इनमें से कौन करता है। यहाँ हम VD सावरकर की बात करें तो अभिनव जो भारत सभा थी और अनुशीलन समिति यहाँ इनसे संबंध रहा है। और अगर हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात करते हैं तो उसका संबंध चंद्रशेखर आज़ाद से है। भगत सिंह से हम बात करते हैं तो इनकलाब को लेकर के ये आज़ाद अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू रखते थे। और रास बिहारी बोस की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज का संबंध इनसे है। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इनको आप चूके नहीं, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा कौन से सत्र में की थी। तो किस स्तर में कांग्रेस ने यह घोषणा की थी बतानी है। इस स्तर की खास बात क्या है वो ये है कि कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ था इसमें बाप तो एक सदस्य थे और बेटा उसका अध्यक्ष था। तो मैं आपको बता देता हूँ कांग्रेस का ये अधिवेशन होता है लाहौर में। और लाहौर के इस अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू जो इनके पिता थे वो केवल एक सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ही संपूर्ण स्वराज के विषय में कहा गया था सबसे पहले। तो वो कौन सा स्तर था ये बताना है। ऑप्शन ए है कलकत्ता 1928, ऑप्शन बी है इलाहाबाद 1930, ऑप्शन सी है लाहौर 1929, तो लाहौर आ गया है 1929, ऑप्शन डी है पटना 1932। तो आपको जैसे कि पता चल ही गया होगा ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को जानने को मिलेगा कि भारत की जो पहली राजधानी थी वो जो राजधानी हमारी आज़ादी से पहले हुई है वो दिल्ली थी। फिर दिल्ली को तो वो जो हमारी पहली राजधानी हुई है अंग्रेज़ों के समय में तो वो कोलकाता थी। और कोलकाता से दिल्ली होती है, लेकिन कोलकाता से और दिल्ली के बीच एक और राजधानी बनती है, वो केवल 1 दिन की बनती है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को बताना है हमें उस राजधानी का नाम। कौन सा शहर हमारे देश का 1 दिन के लिए जो प्रशासनिक नगर था वो बना था, यानी कि राजधानी बना था, ये आपको बताना है। कोलकाता से दिल्ली बनाने से पहले 1 दिन का हमारा जो राजनीतिक जिसे बोलते हैं राजधानी बनाया गया था वो शहर कौन सा था आज़ादी के तुरंत बाद। तो ये आपको देखना है। तो देखिए कोलकाता हमारी पहली राजधानी थी और यहाँ से दिल्ली को कब स्थानांतरित किया गया। तो ऑप्शन ए है 1910 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1914 में, ऑप्शन डी है 1913 में। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि ये राजधानी 1911 में स्थानांतरित होती है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए। तो निम्नलिखित घटनाएं दी गई हैं एक के बाद एक, यहाँ पर 3, और उन पर ध्यान क्या देना है, उनको क्रम से लगाना है। तो देखिए नीचे कूट दिए गए हैं वो आपको पहचानने हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हमने पहले सॉल्व किया है 1930। फिर उसके बाद है यहाँ पर नंबर 2 नेहरू रिपोर्ट आती है। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे है कम्युनल अवार्ड है।
तो ये कम्युनल अवार्ड क्या था, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि भाई जो सांप्रदायिक जो थे, जो क्षेत्रीय, जो अलग से लोगों को चुना जाता था और उनको अवार्ड दिया जाता था उनके कार्य क्षेत्र के हिसाब से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल भी ढीले में न ले। तो देखिए जो पूछा है, इन घटनाओं का सही कालक्रम है। तो यहाँ पूछा है कि इन घटनाओं में से सही कालक्रम कौन सा है, वो आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले, यहाँ तो 1930 की बात है, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये जो है ये 1930 से पहले की घटना है, 1916 के आसपास की घटना है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही होगा। और आप देख लीजिए दो किस किस में है, यहाँ है और डी में है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर दूसरा पॉइंट रहेगा। अब हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। कम्युनल अवार्ड आते हैं, ये बाद में आते हैं, और ये जब क्रांतिकारी गतिविधियां हो जाती हैं और क्षेत्रीय आधार पर बड़े बड़े संगठन बन जाते हैं, उसके बाद ये कम्युनल जो अवार्ड है ये आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्ट करने के लिए पंचायती राज का अग्रणी किसे कहा गया था। तो ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन आपको पता है पंचायत ही होता है, और इसको प्रविष्ट करने के लिए पंचायती राज का अग्रणी किसे कहा गया था पूछा है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्थानीय स्वशासन है इसका संबंध पंचायती राज से रहता है। तो आप देखें इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे हेस्टिंग्स नहीं होंगे, ये बहुत स्टार्टिंग में थे। बेंटिक है, ये भी नहीं होंगे। फिर कैनिंग है, ये भी नहीं होंगे, ये 1857 के आसपास के हैं। तो रिपन है, उसके बाद फिर ये इसके आंसर रहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन को लाया गया था, पंचायती राज का इनको अग्रणी माना जाता है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ पर, आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। जो नीचे कूट दिया हुआ है आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आपने देख लिया होगा। जो ये बातें या संगठन और संस्थापक बताए गए हैं, ऊपर पहली वाली सूची में संगठन है और दूसरी सूची में उनके संस्थापक है। इनका मिलान करना है। अखिल भारतीय हरिजन संघ, फिर है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, फिर है खुदाई खिदमतगार और ब्रह्म समाज। अब यहाँ हम देखें संस्थापक में खान अब्दुल गफ्फार खां, फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर है दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी। तो यहाँ आपका जो मेल हो रहा है वो आप जान सकते हैं कि किसका किससे मेल हो रहा है। तो ए का जो मेल है वो यहाँ हम देखेंगे तो ये 5 से हो रहा है। अखिल भारतीय हरिजन संघ कहा है तो महात्मा गांधी इसमें शामिल हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को, तो यहाँ पर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा है
तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, तो जो चौथे नंबर पर है इसका यहाँ पर मेल हो रहा है और वो है यहाँ 4 नंबर, और इसको हम कहेंगे बी। अब अगर हम देखें तीसरा, तो यहाँ हम देखेंगे जो ये तीसरा है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध खान अब्दुल गफ़ार खान से है। खुदाई खिदमतगार इसे नाम से इन्होंने जो है इसे स्थापित किया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये पर्सन है। फिर हम देखते हैं ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज जो है वो आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित है, और राजा राम मोहन राय 2 नंबर पे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको मेल किया है। तो पहले में आप देखें 5वां है, और फिर चौथा है, फिर उसके बाद पहला है, और फिर दूसरा है। ठीक यही ऑप्शन हमें देखना होगा। 5वां ए ऑप्शन में ही है इसका, और फिर डी ऑप्शन में है। तो इन दो के बीच में फाइट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं चौथा, और फिर यहाँ है तीसरा। तो डी स्टूडेंट क्लियर हो चुका है, आपका ऑप्शन ए इसका आंसर रहने वाला है। फिर देखिए पहला, तो हमने आपको बताया पहला है तीसरे नंबर पर, और डी का है दूसरा, ये डी है तो इसका है दूसरा। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए। तो ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। इन क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट बड़े ही दिलचस्प तरीके से पढ़ रहे हैं। आप लोगों की कामयाबी की कामना हम करते हैं। आप लोगों की कामयाबी ही हमारे भी समृद्धि और सुख शांति का ही एक साधन है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट सक्सेस होते हैं उतनी ही ज़्यादा तीव्र ऊर्जा के साथ हम अगली वीडियोज़ लेकर के आते हैं। अब जैसे कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, फिर उसके बाद फिज़िकल हुई और अब ज्वाइनिंग चल रही है, तो हम आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े हुए 2 जो स्टूडेंट थे वो दिल्ली पुलिस में अपना स्थान स्थायी करने में, अपना स्थान पक्का करने में कामयाब हुए हैं। तो हम कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं उन दोनों स्टूडेंट को, उनके परिवार वालों को, कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हम तो हमारा कार्य करते हैं, हम तो केवल स्टडी करवाते हैं बच्चों को और बच्चे स्टडी करते हैं। मेहनत सारी उन्हीं की होती है, हम केवल अपना जो अध्यापन कार्य है वही करते हैं। असली मेहनत जो है वो उन्होंने ही की है। वीडियो को देखा है, पढ़ा है, समझा है। एक एक क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी सवाल जवाब वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से हो, वो मुझसे कंसल्ट करते रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने फिज़िकल को भी मेंटेन किया और फिज़िकल को क्लियर किया, तो इसके लिए भी हम उनको कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं। और आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि वो जो स्टूडेंट हैं उनके नाम क्या है। हम आपसे उनको मिलाने की भी वो करेंगे कि भी हम जल्द से जल्द उनको हमारे स्टडी चैनल पर आप लोगों के सामने रूबरू करने का भी पूरा प्रयास करेंगे, ताकि और भी ढेर सारे स्टूडेंट उनसे मुखातिब होकर के उनको फेस टू फेस देखकर, वीडियो पर देखकर वो भी एक रोल मॉडल उनको मानकर आगे बढ़े और अपनी जो सक्सेस है उसके लिए कड़ी मेहनत करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उनमें से एक का नाम तो है दिनेश और दूसरे का जो नाम है वो है रविंद्र। तो दिनेश और रविंद्र को मेरी और मेरी स्टडी 888 की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं कि
नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हमारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इनको और भी ज़बरदस्त तरीके से और थोड़ा रैपिड एक्शन में आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक ही वीडियो में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम आगे चल कर के इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जितने भी ये क्वेश्चन हैं उनको कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएं। हम धीरे धीरे करते करते हम कहाँ जाएंगे, हम धीरे धीरे पढ़ते हुए आप लोगों को एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 200, 300 ऐसे करते हुए हम 1000 तक एक ही वीडियो को ले जाना चाहते हैं, ताकि जितनी स्पीड से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करवा सकें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट देने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसी तरह की ढेर सारी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए स्टडी 888 चैनल स्टडी 888 चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी टिपलेट। बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि जो एचएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किए गए हैं 9 ग्रुप के टेक्निकल जो एग्ज़ाम हुए थे, उन रिजल्ट फाइनल जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों को आज बहुत ही बढ़िया रोजगार मिल गया है, उनको स्थायी नौकरी मिल गई है। लगभग इतने ही परिवारों में खुशी का माहौल है। बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे बच्चे और ये भर्तियां कोर्ट में चली गई थी, बार बार तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी। जैसे ही कोर्ट ने इस मामले में अपना डिसीजन दिया कि भाई आप रिजल्ट दीजिए, तो एचएससी ने उसी रात को ये रिजल्ट जारी कर दिया। जैसा कि आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी को भी अहम केस पर सुनवाई होनी बाकी थी, तो कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि जज आज छुट्टी पर थे। इसलिए इसके लिए नेक्स्ट जो तारीख है वो दे दी गई है और तारीख भी बहुत ही छोटी दी गई है। ज़्यादा लंबा समय तक आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बाकी बचे जो ग्रुप हैं, जो भर्तियां हैं, उन पर फैसला आना जल्द से जल्द निश्चित है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट, आप मन लगा करके पढ़ते रहिए। आप लोगों की जितनी भी एग्ज़ाम आपने फिल किए हैं, फॉर्म फिल किए हैं, उनकी तैयारी करते रहें। कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम भी इन फाइनल रिज़ल्ट में आने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हमने इससे संबंधित आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत में सबसे पहले जो स्टेट गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था, तो वो हमारे पुर्तगालियों के माध्यम से ही जकड़ा गया था। पुर्तगालियों ने गोवा और कालीकट के जो क्षेत्र हैं उनको अपना गुलाम बना लिया था। तो सबसे पहले गुलाम पुर्तगालियों के द्वारा बनाया जाता है भारत के क्षेत्रों को, और सबसे लास्ट में गोवा को आज़ाद करवाया जाता है। किनसे? पुर्तगालियों से। तो यहाँ आप लोगों को ये एक अहम प्रश्न है, इसको याद रखना है। और यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1961 में, ऑप्शन बी है 1965 में, ऑप्शन सी है 1963 में, ऑप्शन डी है 1948 में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका जो आंसर रहने वाला है वो है 1961 में, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में एक बात तो क्लियर हो गई कि अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1921 में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य का कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन नेताओं के, उनमें से किसी एक ने पूर्ण या संपूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव रखा गया था उसके द्वारा, और कांग्रेस ने इसको मान्यता दी थी। तो वो आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन है। ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है हसरत मोहानी, और ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से क्या आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए वह किस वर्ष में लड़ा गया था? तो किस वर्ष में लड़ा गया था हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध ये युद्ध हुए थे, और सबसे पहले तो हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, मैसूर के वो संरक्षक यानी कि शासक थे। जब अंग्रेजों के साथ पहले युद्ध स्टार्ट हुए थे तो इन दोनों युद्धों में जो हैदर अली है वो लीड कर रहे थे, लेकिन दूसरे ही युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान तीसरे युद्ध में लीड कर रहे थे अपनी सेना को, तो वहाँ पर दोनों ही सेनाएं ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से टकराती हैं और जो नतीजा है वो नहीं निकला। फिर उसके कुछ समय के बाद फिर से एक युद्ध लड़ा जाता है और उसमें लड़ते हुए बड़ी बहादुरी से टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 1761, जी नहीं, पानीपत का युद्ध हुआ था और वो भी तीसरा, फिर 1774, फिर उसके बाद है 1799 और फिर 1817। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, ऑप्शन सी इसका आंसर है 1799। बहुत ही बढ़िया, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु जाति का नियम हिंसा और मानव जाति का नियम अहिंसा है, किंतु जहां कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो भारत अपने अपमान का निराधार साक्षी बना रहे। ऐसे नामर्द व्यवहार की अपेक्षा स्वमान की रक्षा के लिए हिंसा का आश्रय ले, उसे मैं उचित मानता हूँ, कहने वाले थे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पंक्तियाँ बताई गई हैं, तो किसने कही होंगी तो वो देखते हैं कि पशु जाति है उसका नियम हिंसा है, और फिर मानव जाति है उसका अहिंसा नियम है, लेकिन कायरता और हिंसा में से एक को चुनना पड़े तो भारत अपने अपमान को निराधार साक्षी बना रहे, ये कहा है। ऐसे नामर्द व्यवहार को वहाँ पर स्वमान की रक्षा के लिए हिंसा का आश्रय लेना पड़ेगा, उसे मैं उचित मानता हूँ। तो ऑप्शन देखते हैं किसने ये कहा है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के ये विचार हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमें अहिंसा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भारत के स्वाभिमान की बात आती है तो हमें ऐसे नामर्द व्यवहार को त्याग देना चाहिए और हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हिंसा जरूर करनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विप्लव में, विप्लव का मतलब है यहाँ पर क्रांति, जो संग्राम हुआ था वो भाग नहीं लिया था। तो किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था ये पूछा गया है।
तो देखिए ऑप्शन 1 है खेत मजदूर। तो खेत मजदूरों ने तो भाग लिया था, इससे पहले से ही जो है मजदूरों की, खेती में काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी हालत दयनीय थी। फिर किसान है, किसानों की ज़मीन छीनती जा रही थी, खेत छोटे होते जा रहे थे, उनसे जबरन जो है खेती करवाई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ये भी शामिल थे। फिर जमींदार है, जमींदारों के ऊपर बहुत से रूल थोप दिए गए थे, उनसे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त किया जा रहा था, उनका लाभ कम होता जा रहा था, ये भी शामिल हुए थे। फिर डी ऑप्शन है साहूकार। साहूकार बड़े बड़े सेठ होते थे और वो अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस में प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो यहाँ बताया है कि कांग्रेस में पहला जो विभाजन हुआ था वो सूरत में एक अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें हुआ था। तो उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? ऑप्शन 1 है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन है रास बिहारी बोस और डी ऑप्शन है ए सी मजूमदार। तो यहाँ आपका आंसर जो बनेगा वो है रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस संविधान में परिवर्तन की मांग किस अधिवेशन से संबंधित नहीं है? कांग्रेस संविधान में परिवर्तन की मांग किस अधिवेशन से संबंधित नहीं है, यानी कि जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें से काफ़ी अधिवेशन में परिवर्तन की मांग की गई थी संविधान को लेकर के, लेकिन इन 4 जो अधिवेशन दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें वो शामिल नहीं थी। तो यहाँ आपको ऑप्शन बताने जा रहे हैं। ऑप्शन ए है कराची 1931 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें, ऑप्शन बी है लाहौर 1929 के अधिवेशन में, ऑप्शन सी है कलकत्ता 1906 के अधिवेशन में और ऑप्शन डी है नागपुर 1920 के अधिवेशन में। तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन की मांग जो है वो नागपुर अधिवेशन से संबंधित नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? तो ऑप्शन 1 देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है श्रीनिवास अयंगर। तो यहाँ आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था। तो जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात कही गई है तो ये भी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे, अबुल कलाम आज़ाद और श्रीनिवास अयंगर पूछा है। तो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद इस क्वेश्चन के आंसर हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना पूछा है, IIL इसका हम शॉर्ट नेम बताएंगे और किसने इसकी स्थापना की थी वो आपको इन 4 ऑप्शन में देख करके बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, फिर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिर है रास बिहारी बोस, फिर उसके बाद यहाँ पर रास बिहारी घोष। तो आपको बताना है 2 नाम यहाँ पर एक जैसे हैं, बस सरनेम चेंज है, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी बोस तो सुभाष चंद्र बोस के ही भाई हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की रचना, IIL की रचना रास बिहारी घोष ने की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये बड़े बड़े पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी चक्कर में डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? जबरदस्त क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करें कि दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत का धन
धान्य और दौलत शोहरत जो भी था वो सब इंग्लैंड में ट्रांसफ़र करने का खुलासा किया था। तो यहाँ पर उन्होंने ही अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पर एक पुस्तक लिखी है। तो ये भी आपको पता होगा। दादा भाई नौरोजी बड़े ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड व्यक्ति थे। ऑप्शन देखते हैं। अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी, किसने दी थी? नंबर 1 है भारतीय परंपरागत उद्योग का विनाश। ऑप्शन 2 है सभी उच्च पद अंग्रेजों की भर्ती। और नंबर सी है धन के निकास। और नंबर डी है नीलहो द्वारा भारतीयों के साथ किए व्यवहार। तो यहाँ आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है पूरे वृत्तांत में। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका आंसर है, धन के निकास से संबंधित था दादा भाई नौरोजी का ये जो वचन था। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अंग्रेजों की जो कार्य थे उनको अनिष्टों का अनिष्ट उपाधि दी है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक ज़बरदस्त वीडियो सीरीज है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इसी तरह के एक से बढ़कर के एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। सभी स्टूडेंट के द्वारा हमारी इस वीडियो सीरीज को बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है। एक के बाद एक एग्ज़ाम आते जा रहे हैं और फिर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई हैं। अब हम आप लोगों को और भी हट कर के तैयारी करवाने जा रहे हैं। जल्द ही आप लोगों के लिए रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश की वीडियोस भी हम लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का सतत प्रयास ही हमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए मजबूर करता है। बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपने चैनल से जोड़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप लोग अपने कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। आपके डाउट्स हैं वो भी हमें बताएं। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जो भी हम महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। और इसके साथ हम आप लोगों की जो 6th to 12th स्टडी है उसके लिए भी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर हम आप लोगों को जीके की बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज भी आप लोगों को दे रहे हैं। बीच बीच में जहां तक भी संभव हो हम आप लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। आपके अध्ययन के लिए हम सहयोग करते रहते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।